कक्षा 9वीं विज्ञान का ये चौथा अध्याय है। परमाणु की संरचना के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले इन अभ्यास के प्रश्नों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ बिंदु हैं, वो पहले आपको समझना हो। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल जेड द्वारा। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ये आवेशहीन होते हैं, उदासीन होते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होता है? धन आवेश आ जाता है उस तत्व पर, और ग्रहण करने पर ऋण आवेश आ जाते हैं। तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना हमें करना है, तीनों की। तो आइए यहाँ पे गुणों की तुलना करते हैं। यहाँ पे है गुण, देखिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला गुण है संकेत। इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है, प्रोटॉन का पी होता है, ये स्मॉल है, और न्यूट्रॉन का एन होता है। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/2000 गुणा होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। और वहीं देखिए द्रव्यमान प्रोटॉन में 1 इकाई होता है, 1 इकाई द्रव्यमान होता है, और लेकिन इसमें क्या होता है? 1/2000 गुणा होता है। इसमें सिर्फ 1 यूनिट होता है, इसमें भी 1 इकाई द्रव्यमान होता है। परमाणु की स्थिति, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन नाभिक में होता है, और ये भी नाभिक में होता है। इस पे धन आवेश और इस पे कोई आवेश नहीं, इस पे ऋण आवेश। जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है, वो हमें बताना है। ठीक है, सीमाएं का क्या मतलब है? किन किन चीज़ों को प्रदर्शित करने में वो सक्षम है जे जे का थॉम्सन परमाणु मॉडल, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए थॉम्सन का परमाणु मॉडल, और ये रहा इनका थॉम्सन का परमाणु मॉडल। हमें कैसे करना है इसका आंसर? तो ऐसे आपको आंसर करना है। थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु का, उसमें परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट किया, उनका प्रयोग किया, तो ये उनका प्रयोग इस मॉडल पे नहीं समझाया जा सका। जैसे देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में ज़्यादा अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हो गए, और बहुत सा जो है वापस आ गए। तो इन प्रयोगों की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। प्रश्न देखिए तीसरा क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, बताना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार करना है। मॉडल के अनुसार परमाणु गोलाकार होता है, जिसके नाभिक के संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है। अतः ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद देखिए पहली सीमाएं, अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। दूसरा क्या है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत स्थैतिक बल द्वारा बंधे रहते हैं, अतः यह मॉडल परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना की व्याख्या नहीं कर पाता। अब तीसरा देखिए क्या सीमाएं हैं। यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीन होने की व्याख्या तो की, किंतु धन और ऋण आवेश किस प्रकार आपस में बंधे हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हो जाती है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाएं। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? बोर के परमाणु मॉडल की हमें व्याख्या करनी है। क्या है बोर का परमाणु मॉडल? तो यहाँ पे देखिए ये रहा बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के, यहाँ से आपको प्रारंभ करना है, ऐसे लिखना है। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में यहाँ पे निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो यहाँ से प्रस्तुत होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, इस इलेक्ट्रॉन पर विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? विकिरण नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं इनको, और इसके बाद और इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। चित्र 4.3 में इन परमाणुओं की ऊर्जा स्तरों का दिखाया गया यहाँ पे, और ये आपको डायग्राम भी बना लेना है।
ये नाभिक हो गया, इसे के, एल, एम और एन, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। कौन कौन से दिए गए हैं, बोर का परमाणु मॉडल दिया गया है, ठीक है, जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का, सबका हमें व्याख्या करना है, तुलना करना है। देखिए ये रहा थॉमसन का परमाणु मॉडल, कितने दिए गए हैं, जो दिए गए हैं, और ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इसके बाद ये रहा बोर का परमाणु मॉडल। तो सबके बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है थॉमसन का परमाणु मॉडल, यहाँ से प्रारंभ करना है, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, ठीक है। और ये सारे ये आपको डायग्राम बना लेना है, और इसके बाद ये नहीं लिखना है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यदि थॉमसन के मॉडल में परमाणु को उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा इस प्रयोग को परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। यानी ये परमाणु मॉडल लिखना है, उनका क्या बताया है, और ये लिख लेना है। ये पहला हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम अगला, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है इनका, तो इनका लिखना है आपको यहाँ से। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिनके निम्नलिखित लक्षण थे। ये रहा, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिनमें नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इसके बाद आपको लिखना है बोर का, तो मैंने आपको बताया है ये सारा यहाँ से प्रारंभ करना है, और ये सारे लिखते हुए ये पिक्चर बना लेना है, बस यहाँ तक, ठीक है। तो तीनों की व्याख्या यानी तुलना हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को हमें लिखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कैसे लिखना है, पहले 18 तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन हैं यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, कैसे उनका वितरण होता है वो लिखना है। तो इस तरीके से हमें आंसर करना है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण। यहाँ पे देखिए नियम, किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जहाँ पर n कक्षों की संख्या है। देखिए पहली कक्षा में n = 1, ये पहली कक्षा है, तो सूत्र क्या है 2n², तो n के स्थान पे 1 होगा, तो 1² तो 1 ही होगा, यानी 2, यानी k कौन सी कक्षा है, इसका नाम है k, तो k में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दूसरी में यानी n = 2 रखने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं l में, और इसी तरीके से m में 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या लिखना है, पहले 18 तत्वों का इलेक्ट्रॉन विवरण हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले स्थान पे हाइड्रोजन, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, यानी पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का देखिए, तो इसका भी पहले कक्षा में 2, क्योंकि पहले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमें लिखना है लिथियम में, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3 हो गया। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी के में, और एल में 1 आ सकते हैं, तो 2 1 3 हो गया। बेरिलियम का देखिए, इसका कितना होगा, 4 होगा, पहले में 2 अधिकतम आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं अधिकतम, दूसरे में आ सकते हैं 8, ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, के में 2 और एल में 2। और इसी तरीके से आपको सारे लिखना है 18 तक, तो 18 मैंने यहाँ पे लास्ट वाला लिख दिए हैं, ऐसे करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। 18 नंबर पे है आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18 है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन एल में, ये फुल हो गया, इसके बाद के में, और इसके बाद एल में देखिए 8 आ सकते हैं, तो ये भी फुल हो गया, 8 2 10 हो गया। और इसके बाद एम में कितना आ सकता है, 18 आ सकता है, लेकिन हमें 8 की आवश्यकता है, तो 8 हो गया, 8 2 10 और 18। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाता है। यहाँ पे 7वां क्या प्रश्न है, देखिए सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की हमें परिभाषा करना है। तो ऐसे करेंगे हम, जिन तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 होते हैं, और 8 वो भरे होते हैं, तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जा सकता है। अतः अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तत्व का परमाणु किसी दूसरे से, ठीक है, किसी दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है,
या स्थानांतरण करता है यानी लेता और देता है, तो वह जितना लेता है, ठीक है, तो या देता है तो वह तत्व उसकी संयोजकता वो कहलाती है, ठीक है। जितना वो लिया तो वही उसकी संयोजकता हो गई। तो हमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन का देना है। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना है, देखिए 14 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा करने के लिए आप बताइए मैंने अभी क्या कहा। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने अभी ये बताया कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 होना चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए। तो अष्टक पूरा होने में कितने की कमी है, 4 की कमी है। तो यह 4 किसी से लेगा या 4 किसी को दे देगा, तो इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। बाहर में 8 कम से कम होना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो 4 की कमी है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती, 8 होती है। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी सेल में 8 होने के लिए 2 की कमी है, तो क्या करेगा, 2 किसी से ले लेगा। 2 किसी से लेगा तो ऑक्सीजन पे ऋण आवेश आ जाएगा, 2 किसी से लेगा तो ऋण आवेश आ जाएगा। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। क्यों 2 हो जाएगी, 2 किसी से ले रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिकों के 2 उपयोग लिखना है। इन सब के उदाहरण हमें यानी इन सब की परिभाषा करना है और इसके साथ समस्थानिकों के 2 उपयोग भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या किसे कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, यानी इसके परमाणु क्रमांक 1 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसका परमाणु क्रमांक 8 हो गया, प्रोटॉनों की संख्या। अब इसके बाद हमारा कौन सा है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो बन जाता है द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे सोडियम की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 यूनिट होता है, जिसमें से 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 23 इकाई बन गया इसका द्रव्यमान संख्या। अब इसके बाद हमें क्या गया, अब देखिए इसके बाद समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक की परिभाषा ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण आपको ध्यान से देखना है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को ले लें। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से होते हैं। पहला प्रोटेनियम, ड्यूरेनियम और टाइटेनियम। तो इनका देखिए सबसे नीचे क्या है, परमाणु क्रमांक 1, 1 और 1, ये तीनों समान हैं। और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान, ये तीनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और इसी तरीके से कार्बन के भी होते हैं। तो ये उदाहरण आपको लिख लेना है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। इसके बाद हमें बताना है समभारिक, ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, ठीक इसके अपोजिट, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। आर्गन का देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ठीक है, और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान जो है ये क्या है, समान है। आर्गन ये कैल्शियम है, ठीक है। ये उदाहरण आपको लिख। इसके बाद हमें इसी में समस्थानिकों के अनुप्रयोग यानी उपयोग भी बताने हैं। तो ये रहा समस्थानिक के उपयोग। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक के रूप में होता है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक के रूप में इसका उपयोग होता है। ये तीनों आपको लिख लेने हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या है, यहाँ पे देखिए सोडियम धनायन पूरी तरीके से K और L यानी उसके K सेल और L सेल क्या होते हैं, भरे होते हैं। व्याख्या करना है कैसे भरे होते हैं, आइए करते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए सोडियम है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो जब यहाँ पे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, लेकिन ये सोडियम क्या करता है कि अष्टक पूरा होने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। इलेक्ट्रॉन किसी को देने पर क्या हो जाता है, उससे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ सोडियम धनायन बन गया, प्लस चार्ज आ गया, क्यों, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। पहले थी 11, एक दे दिया तो ये 10 हो गया, तो ये प्लस चार्ज आ गया देने से, तो इसे परमाणु क्रमांक हो गया 10, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हुआ, पहले कक्षा में 2 और आखिरी में 8। तो आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए। K में 2 और L में 8।
तो इसी तरीके से देखिए के कोष अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एल के उसमें 8 आ सकते हैं, इसका मतलब दोनों भरे हुए हैं, अतः सोडियम धनायन पूरी तरीके से भारी कोष है इसके। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, ठीक है, इतना और इतना के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु की औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। तो यहाँ पे ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक दिए गए हैं, ये रहा, तो इनके क्या ज्ञात करना है, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रोमीन में इनका परमाणु द्रव्यमान कितना है 79, तो इसका कितना है 49.60%। ठीक है, ठीक, और इसका देखिए इस ब्रोमीन में इसका परमाणु द्रव्यमान है 81 का कितना है 50.3%। तो दोनों का हमें योग कर देना है बस। इस तरीके से देखिए इन परमाणु का औसत द्रव्यमान, सबसे पहले देखिए पहले परमाणु का द्रव्यमान कितना है 79 का कितना है 49.60% प्लस दूसरे ब्रोमीन परमाणु का 81 का 50.3%, ये हो गया। तो प्रतिशत हटा तो बटे में 100, इसके बटे में 100। ठीक है, हल करेंगे कितना आ जाएगा 39.263 और 40.743, दोनों को जोड़ देंगे 80.006 आ गया। ठीक है, औसत द्रव्यमान इसका। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X816 और X818 का प्रतिशत क्या होगा। यानी इस यहाँ पे इस प्रश्न का क्या मतलब है कि एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान है 16.2 यूनिट, तो इस पूरे में इन दोनों समस्थानिकों का प्रतिशत क्या होगा हमें निकालना है बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए माना तत्व X के नमूने में समस्थानिक 8X16 का प्रतिशत किए, ठीक है, और दूसरे X के नमूने में समस्थानिक 8X18 का प्रतिशत, जब ये K है तो 100 माइनस K। ठीक है, ये हो गया प्रश्नानुसार। तब X का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 16 का K प्रतिशत। ठीक है, 16 का K प्रतिशत। अब इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, दूसरे के 18 का 100 माइनस K प्रतिशत, इतना हो गया। अब यहाँ पे परमाणु इनका द्रव्यमान दिया गया है कितना है, ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान ये दिया गया है 16.2। अब ये प्रतिशत हटा तो बटे में 100, ठीक है, का मतलब गुणा, और दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो 100 को हम उस तरफ भेज दिए हैं। ठीक है, तो दशमलव कैलकुलेशन करने के बाद हो गया, यानी 100 से उस तरफ आएगा तो गुणा हो गया, तो 1620 हो गया। और यहाँ पे देखिए 16 का K के साथ 16 के, और 18 के 100 के साथ 1800, और ये 18 का K के साथ माइनस 18 के, यहाँ पे 18 के और ये 16 के घट गया 2 के, और ये 1800 हम उस तरफ भेज दिए, तो ये घट गया तो 180, तो K का मान आ गया 90, यानी 90%। K का मान कितना आ गया 90%, तो K का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो आ गया 10%। तो पहले समस्थानिक में 90% उस पूरे में मात्रा है और दूसरे में 10%। समझ गए आप। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यदि तत्व Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी हमें लिखना है। तो Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। तो 3 है तो 3 किसका होता है, तो लिथियम का होता है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 1, यानी इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। ठीक है, तो कैसे करना है आपको आंसर, तो आपको इस तरीके से लिखना है, Z परमाणु संख्या का प्रतीक है, अतः लिथियम की परमाणु क्रमांक जो है संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1, तो A1 इसकी क्या हो गई, संयोजकता हो गई, और ये जो तत्व है ये लिथियम है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, 2 परमाणु इस विशिष्ट के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है, यहाँ पे X और Y, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। X और Y द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्पीशीज के क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको ध्यान जो देना है, ये प्रोटॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या मैंने आपको बताया है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 6 है, तो ये कौन सा है, ये कार्बन है। तो कार्बन के 2 स्पीशीज हैं, देखिए द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो X का होगा 12 और Y का होगा 8 और 6 14।
ठीक है। और इस यौगिक का नाम है कार्बन की, ये 2 समस्थानिक हो गए। कैसे इसका आंसर करना है आपको, आइए करते हैं। देखिए हमें ज्ञात करना है एक्स और वाई की द्रव्यमान संख्या और दोनों स्पीसीज की क्या संबंध है। देखिए एक्स का द्रव्यमान संख्या प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 6 और 6 12 इकाई। वाई की द्रव्यमान संख्या प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 6 और 8 14 इकाई। अतः ये तत्व कार्बन है और ये समस्थानिक हो गए। समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक सेम होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न होना चाहिए। ये परमाणु संख्या 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये परमाणु संख्या 6 है तो इसका मतलब कार्बन है। और ये द्रव्यमान संख्या 6 और 8 अलग अलग है, ये 2 कार्बन के समस्थानिक हो गए। तो दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है, ये दोनों समस्थानिक है, किसके, कार्बन के। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 14 क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए एफ और सही के लिए टी का लिखना है हमें, यानी फॉल्स और ट्रू का चुनाव करना है। पहला देखिए क्या है, जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं, यानी क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था और उस समय न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज नहीं हो पाई थी। तो ये बिल्कुल क्या है, ये गलत है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। बी देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अनावेशित होता है। ये भी क्या है, ये गलत है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु द्रव्यमान बनता है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तीसरा देखिए क्या है, सी नंबर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, ये बिल्कुल सही है, हमने पहले ही देखा है। डी नंबर क्या है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टीचर आयोडीन बनाने के लिए इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये टी होगा और ये भी टी होगा। पहला और दूसरा गलत है और तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 से 17 में सही और गलत का हमें चिन्ह लगाना है। पहला देखिए 15 नंबर क्या है, रदरफोर्ड अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ये रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की। तो परमाणु का नाभिक इसका मतलब परमाणु का केंद्र, किसका, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, यानी ये सही है, ठीक है, ए इसका सही होगा। इसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न, तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसा तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होगी तभी तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, ठीक है, इसी वजह से होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग वजह से ही परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्या है, इसके बाद 17 देखिए यहाँ पे क्लोरीन धनायन में असंयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब कोई तत्व ऋण आवेश से होता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, किसी से लिया है। इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या होगा, ऋण का आवेश आ जाते हैं, और त्यागता है तो प्लस आ जाते हैं। यहाँ पर ऋण का आवेश है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, होता है 17। तो यहाँ पे क्लोरीन आयन है, यानी ऋणायन है, इसका मतलब इस पे परमाणु क्रमांक हो गया 18। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो इस पे ऋण चार्ज आ गया है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, 10 और यहाँ पे हो जाएगा 8, 18। तो देखिए इसकी कितनी हो गई संयोजकता, 8 हो गई, ऑप्शन नंबर बी 8। 18 देखिए, सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। सोडियम का हम सभी जानते हैं, सोडियम का होता है 11, तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में 1, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा, 2 और 8 और ये 1, ऑप्शन नंबर डी। सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सबको भरना है। यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या कितनी है, 9 है। तो परमाणु संख्या क्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या बताता है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 9 हो गया। और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, 10 और 9 कितना हो गए, 19 हो गया। तो यहाँ पे परमाणु संख्या 9 है, तो कौन सा स्पीशीज, तो कौन सा तत्व है, ये हो गया फ्लोरीन। समझ गए आप।
यहाँ पे ये 19 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम प्रोटॉनों की संख्या भरते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या 16, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी यहाँ पे 16 ही होगी। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये भी 16 हो जाएगा। और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है कितना, 32। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर 32 में से हम 16 घटा दें तो कितना बचा, 16 बचा, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, हो गया 16। ठीक है, ये सब हो गया, ये सल्फर है। इसके बाद यहाँ पे हमें भरना है परमाणु संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12 है, तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये भी 12 हो जाएगी। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो परमाणु संख्या 12 किसका है, तो ये कहलाता है मैग्नीशियम। पूरा हो गया। अब इसके बाद हम भरेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे और इसके बाद परमाणु संख्या भी कितना है, 1 है, तो ये परमाणु संख्या भी 1 हो जाएगी। परमाणु द्रव्यमान 2 है, तो परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब ये भी 1 है, तभी तो जोड़ने पर आ गया 2। ठीक है, तो परमाणु संख्या 1 है, तो कौन सा तत्व है ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये समस्थानिक हो गया, ये पहला हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक हो गया ड्यूटेरियम, और ये प्रोटेनियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इसका मतलब परमाणु संख्या भी 1 है। ठीक है, और ये दोनों शून्य हो जाएंगे, ये प्रोटियम हो गया। तो ये सेशन समाप्त हुआ।